हेलो दोस्तों, आज हम सबसे पहले एटम के बारे में जानेंगे। यदि आपने एटम के बारे में नहीं जाना तो आपका साइंस पढ़ने का कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपने एटम को ढंग से पढ़ लिया तो आपका ये मान लीजिए आपका एक फ्लोर तैयार हो गया बढ़िया तरीके से, या नींव बोल सकते हैं आप। एक नींव आपकी बढ़िया तैयार हो चुकी है, फाउंडेशन आपका बढ़िया तैयार हो चुका है, उसके ऊपर आप जितना मर्जी चढ़ सकें उतनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं एटम के बारे में। एटम क्या है, किन लोगों ने एटम के बारे में क्या सोचा और वो क्या निकला, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लोगों ने एटम के बारे में क्या सोचा। एटम के बारे में एक बात सभी को पता है, क्या? एटम इज द smallest particle which cannot be broken down into simpler one. यह बात बोली कि एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसे विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसे आप तोड़ नहीं सकते। ये बात ठीक है, लेकिन इस पर सवाल बहुत उठे। जैसे हम आयन के बारे में पढ़ते हैं, आयन क्या होते हैं? आयन हम पहले पढ़ चुके हैं, देखिए फिर भी बता देता हूं आयन क्या होते हैं। मान लीजिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है जी, सोडियम का तो 11 होता ही है। एटॉमिक नंबर 11, इसका यह मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, ठीक है जी। अगर कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का, इसका क्या मतलब, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। नहीं तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 ही क्यों है, 500 क्यों नहीं है, 1000 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं है, 118 क्यों नहीं है? तो बोलिए जनाब, उसमें जितना एटॉमिक नंबर है उसका ये मतलब है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीशन की जब बात आती है, इलेक्ट्रॉन भरने की जब बात आती है, हम भरते 2 8 8, ठीक है जी। यहां पर थर्ड वाली में देखिए अपने पास 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहली में 2, अगली में 8, लास्ट वाले में कितना बचा, 1। थर्ड वाली में 8 आने चाहिए थे, बचा 1। अब 8 पूरे करने के लिए लेने कितने पड़े थे हमें, 7, और देने कितने पड़ेंगे, पूरी सेल खाली करनी पड़ेगी। यानी कि सेल को, ये जो थर्ड वाली है इसको पूरी को खाली कर देंगे, यानी कि 1 डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, 1 डोनेट कर देगा। ये एटम से बाहर बाहर चला जाएगा। क्या मतलब इसका, देखते हैं। ये मान लीजिए एटम है, पहली में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगली वाले सेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, 5 6 7 8, 8 है जी। और बाहर वाले में कितने मिले हमें, बाहर वाले में थर्ड वाली में है जी 1। अब इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया। क्या किया, बाहर फेंक दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से टूट के बाहर चला गया। यानी कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि एक एटम है उसे तोड़ नहीं सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन तो टूट गया। इट मींस एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टूट रही है। या तो आप इनकम्प्लीट लैंग्वेज में बोल रहे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या तो बोलिए स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल है। स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रही है, आयन और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रहता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप इसके बारे में ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can participate in chemical reaction। अब ये डेफिनेशन अच्छी है ऊपर वाली से। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, इस डेफिनेशन का मतलब है जी भैया, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, मानते हैं,
बट ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि वो इतना ज़्यादा भी स्टेबल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है जी, मतलब वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने आप को कन्वर्ट करता रहेगा। किसी आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na का क्या बन जाता था, Na+। ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, Na+ बनता था। मतलब स्टेबल हुआ तो वो आयन की फॉर्म में है। या फिर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके क्या बनाते थे, एक बॉन्ड H2 की फॉर्म में रहते थे। ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल है जनाब। यानी कि एक एटम की फॉर्म में भी रह सकता है, वो आयन की फॉर्म में भी जा सकता है, वो मॉलिक्यूल भी बना सकता है। कब, उसे स्टेबिलिटी चाहिए। वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं तो आप स्टेबल है, मान लीजिए तो खड़े रहेंगे। अगर आप ऐसे टेढ़े हो जाए ऐसे बिल्कुल, और किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं हो, तो क्या होगा, आप उस सिचुएशन में स्टेबल नहीं है। वो आपकी पोजीशन है, वो पोजीशन अनस्टेबल है। तो आप स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, या तो आप गिर ही जाएंगे, या तो आप दोबारा सीधे खड़े होंगे। यानी कि जिस पोजीशन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आप उसी पोजीशन में रहना चाहेंगे। ठीक है जी, ठीक उसी तरीके से जो एटम है वो अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहेगा। वो आयन की फॉर्म में भी रह सकता है, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकता है, वो एटम की ऐसी ही ऐसी फॉर्म में भी रह सकता है। ऐसी की ऐसी फॉर्म में एटम कब रहेगा, जब वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। अचीव कर लेगा या तो आयन चला जाएगा या तो मॉलिक्यूल चला जाएगा। यानी कि केवल और केवल नोबल गैस बची। केवल नोबल गैस ही एटम जैसे हैं ऐसी की ऐसी फॉर्म में रहेंगी और वो रिएक्शन भी नहीं करेंगी। एक आध नोबल गैस रिएक्शन कर जाती है, वो आगे की बातें हैं। अभी हमारे लिए कोई नोबल गैस कोई रिएक्शन नहीं करती, वो एटम की फॉर्म में एज इट इज मिलती है। बोलो जी, इसमें कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है तो बोलो जी, बोलो जी। बोलो, किसी भी तरीके का डाउट है तो फिर से देखो। एटम क्या है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन के आगे क्या लिख देना है, आप या तो ये लिख दे अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ये बात डाल्टन नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, डाल्टन कह रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी को गाली दे दें और गाली दे दे चपेट आएगा मुंह पे, वो डिपेंड करता कितने आएंगे, सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला बड़ा और तकड़ा हुआ तो बहुत आएंगे, अगर सामने वाला चुटकू सा हुआ, हमसे डर रहा है, तो कुछ नहीं आएगा, वो मन ही मन में दे देगा गालियाँ। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहें, बेशक तकड़ा आदमी हमारे सामने हो, गालियाँ दें और कहें ये बात मैं नहीं, वो कह रहा है, तो डायरेक्ट वो पिटेगा। ठीक उसी तरीके से इस डेफिनेशन को गलत होने से बचने के लिए हम बोलते हैं ये डेफिनेशन है, ये हम नहीं कह रहे, ये डाल्टन कह रहा है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। ठीक है जी, तो आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैसा एटम दिखेगा, कैसा दिखेगा। सबसे पहले आया है जी जे थॉमसन। कौन आया है जी, जे थॉमसन। लिख देते यहाँ पर जे थॉमसन। जे थॉमसन ये साइंटिस्ट का नाम है जी। ठीक है, इसने क्या किया, इसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897। ठीक है जी, इसके नाम क्या चढ़ गया, खाते में जमा हो गया कि जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। कब, ये डेट है आपके सामने। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद नहीं रोका ये बोला मैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बता दूंगा। हाँ जी, कोई डाउट है तो बता सकते हैं जी, डाउट है तो बता सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। हाँ जी बोलिए। या तो एटम की फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा जी वो। ठीक है जी, या आयन की फॉर्म में जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी, सारा डिस्कस करेंगे जी, पेशेंस रखिए, हर एक बात का जवाब मिलेगा आपको। तो बात कर रहे थे जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कब की, 1897 में की, और उसके बाद इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया जब इसका नाम चढ़ाया गया, किताबों में नाम आया, इसे मेडल वेडल देने की तैयारी हुई।
बोले अगर ऐसे मेडल मिल रहे हैं तो मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ, और भी ले सकता हूँ वैसे तो। बोले कैसे? बोले जो एटम एटम तुम कर रहे हो ना, ये एटम क्या है, ये एटम मैं बता सकता हूँ। बोले कैसे? बोले आओ मैं बताता हूँ एटम कैसा है। इसके ठीक 6 साल बाद 1903 की बातें हैं। इसने क्या दिया? इसने दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है जी। क्या किया? सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसके बाद इसने बताया कि मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा एटम का कैसा है। ठीक है जी। लोग बड़े पागल हो गए, बोले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के बारे में बता दे। बोले यस आई कैन डू इट। बोले हाँ बताओ। इसने क्या बताया? इसने कहा जी जनाब ये एटम होता है जी गोल गोल। कैसा होता है? गोल गोल। बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है, गोल गोल है तो कैसा होगा? बोले थोड़ा लंबा भी हो सकता है कभी कभार। बोले अच्छा ऐसे कैसे? बोले नहीं गोल ही मान लो। ये खुद ही कंफ्यूज था। पहली बात तो ये खुद कंफ्यूज क्यों था? इसने बताया ये जो एटम जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो एटम का जिक्र आप कर रहे हो, ये एटम कैसा दिखता है, ये एटम कैसा दिखता है? इसने कहा तरबूज जैसा। क्या बोला इसने? तरबूज के जैसा। बोले ओ माय गॉड, कैसा, कैसे तरबूज के जैसा बता सकते हो? इसे ये बात पता थी कोई भी एटम है जी, कोई भी एटम है उसके अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ये क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। और इस पे चार्ज होता है जी नेगेटिव। ठीक है जी। ये क्या है जी? ये है जी प्रोटॉन। क्या है जी? प्रोटॉन। इस पे चार्ज कैसा होता है जी? पॉजिटिव। ये बच गया जी कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और इस पे चार्ज क्या होता है? नो चार्ज, न्यूट्रल होता है जी, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, नो चार्ज। इसमें से इसने दो चीजों का आइडिया लगाया। बोला ये जो है, ये जो न्यूट्रॉन का जिक्र कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को छोड़ो, दो चीजें बच गई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बोला इन्हें ही तो अरेंज करना है और मैं अरेंज कर सकता हूँ। बोले कैसे? इसने अरेंज कैसे किया? इसने अरेंज करते हुए ये बात बोली कि आपने जो तरबूज देखा होगा, तरबूज के बीच में बीज देखे होंगे आपने। बोला देखे हैं। बोले वो बीज नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का रूप है। क्या है जी? इलेक्ट्रॉन का रूप। उसने आई से बना दिया। कैसे? आई से एटम बना दिया, और जो बीज दिख रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन लिख दिया। क्या लिखा? जो बीज दिख रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन लिख दिया। और बोला लाल लाल जो पार्ट आप खाते हैं ना बड़े मजे ले लेके, उसने क्या बताया कि वो क्या है जी? वो बीच में पड़े हुए वो क्या है? वो प्रोटॉन्स हैं। वो क्या है जी? वो प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं बीच में। ओह माय गॉड, इसने ये लपेड़ा पेल दिया। ठीक है जी। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? जे थॉमसन ने क्या कहा? पहली बात, जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते नाम चढ़ गया, और नाम चढ़ते कॉन्फिडेंस हाई हो गया, और कॉन्फिडेंस हाई होते बोला मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो और भी बहुत जानता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बता दूंगा, मतलब एटम दिखता कैसे है वो मैं बता दूंगा। बोले कैसे दिखता है जनाब, बताइए बाबा। ये बोला बाबा जो तरबूज है ना, प्लम मूडिंग मॉडल बोलते, प्लम मूडिंग मॉडल, मतलब जो तरबूज के जैसा है वो एटम है। एटम के अंदर या तरबूज के अंदर जो आपको बीज दिख रहे हैं, तरबूज के बीज, वही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे तरबूज में बीज दिखते हैं ऐसे ही एटम में क्या पड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओह माय गॉड, ये बातें किसकी थी? ये बातें थी जे थॉमसन की। ठीक है जी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम इन ए वे दैट, कैसे? जैसे तरबूज में बीज। ठीक है जी। प्रोटॉन्स, रेड पार्ट जो लाल लाल पार्ट जो खाया जाता जो मीठा होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन्स है। बोलो जी क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? बोलो जी, क्या इतनी बात आप समझ पाए या नहीं पाए? बोलो जी। डेफिनेशन बिल्कुल लिखवा देंगे जी। यहां लिख देते हैं जी। ये बात कही जे थॉमसन ने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ
कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड, देखो पॉजिटिवली का मतलब जिस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किस में है, एक जो तरबूज है किस में है, तरबूज है, मतलब स्फीयर लिख ले पहले आप, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर। अब इस स्फीयर का मतलब तो समझते होंगे, इस स्फीयर का मतलब क्या है, ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है, स्फीयर गोला, गोले की तरह है। किसकी तरह है जी, गोले की तरह आपको दिख रहा होगा। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज embedded in it। ठीक है जी, मतलब इसमें क्या है, ये एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब क्या हुआ, एम्बेडेड का मतलब कोई बता सकता है, एम्बेडेड मतलब पड़े हुए इसमें। ठीक है जी, एक स्फीयर की तरह है जिसमें क्या पड़े हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, ये बात थी। विद भी लिख सकते हैं आप, विद सही रहेगा थोड़ा सा। अब ये बात इसमें कहां थी, ये बात यहां थी, जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और जो प्रोटॉन्स है, जो रेड पार्ट है, वो क्या है, पॉजिटिवली वाला पार्ट है। आप साथ के साथ ये लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है जी, एक बात थी, दूसरी बात कहाँ पे लिखूं, दूसरी बात आपने ये लिख लिया होगा, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये। The atom consists of equal number of electrons and equal number of protons। या फिर इस बात को आप कैसे लिख सकते हैं, इन एनी एटम, हाँ ये सही रहेगा, इन एनी एटम, इन एनी, एन लिखो, कुछ लिखो, इन एन एटम, इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to number of protons। So atom is electrically neutral। कहने का मतलब क्या हुआ, उसने कहा एक एटम है, एक स्फीयर की तरह, गोले की तरह है, जितना पॉजिटिव चार्ज, उसमें दो चीजें मिलेंगी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट उसने रखा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड। क्या इक्वल होगा जी, मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब एटम हैज नो चार्ज, एटम हैज नो चार्ज, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कोई भी चार्ज का मतलब ना उस पर पॉजिटिव चार्ज ना उस पर नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये दो बातें रखी थी किसने, जे जे थॉमसन ने। पलम मूडिंग मॉडल बोलते हैं,
कब की बातें हैं? 1903 की बातें हैं। ठीक है जी। चले आगे, बोलो जी, आगे चले क्या? बोलो आगे चलें या नहीं चलें? थोड़ी सी इंक अर्पित कर देते हैं इसमें। अंदर से डालने में तो ज़्यादा टाइम लग गया, बाहर से डाल देते हैं। बोलो जी, कोई डाउट है क्या इसमें? दो ही बातें बोली है जिसमें क्या डाउट आएगा? बोलो जी, क्या आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान सी बातें हैं जी। ओके जी, ठीक है। फिर से सुन लो, जे थॉमसन ने क्या कहा। जे थॉमसन ने दो बातें कही। बोला जो एटम है वो तरबूज के जैसा दिखता है, यानी कि एक स्फीयर की तरह दिखता है। तरबूज में जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं, जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉनों की तरह दिखते हैं, और जो रेड पार्ट, लाल पार्ट बच गया वो प्रोटॉन की तरह है। ठीक है जी, ये बातें कही। दूसरी बात इसने कही, जो ये आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल रहेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है उनका, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं हुआ। किस पे? किसी भी एटम पे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, अब ये कौन था? जे थॉमसन। जे थॉमसन इस बात में फंस गया कि एटम के बारे में उसने बता तो दिया कि आपके पास प्रूफ क्या है, आप प्रूफ दें। पहले प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ का मतलब है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहिए था उसको। एक्सपेरिमेंट करके दिखाए तब हम मानेंगे, ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी बोल देगा तो ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे। तो इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया जी रदरफोर्ड। कौन आया? रदरफोर्ड। ठीक है जी। रदरफोर्ड ने क्या कहा? इसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? एटम्स पे। इसने एक ली गोल्ड फॉइल। क्या ली? गोल्ड फॉइल। ठीक है, और उस पे क्या गिरा दी? अल्फा रेज। अल्फा रेज। ठीक है, एक टाइप की लाइट है रे ये जो रेज दिख रही है ना आपको, लाइट। और लाइट जो आती है जैसे सनलाइट से आती है, वो सारी रेज हैं, उसमें अल्फा रेज मिलेंगी, बीटा रेज मिलेंगी। आपने एक्स रेज सुना होगा, एक्स रेज, वो एक्स रे जो खिंचवाते तरवाते जो भी बीमार वगैरह हो जाता है वही। तो एक्सरे वो क्या, वो भी एक स्पेशल टाइप की लाइट है, मतलब वो डाली जाती है, वो दिक्कत भी पैदा करती है, अपने शरीर में दिक्कतें भी होती है एक्सरे से, एक्सरे ज़्यादा खिंचवाने से कैंसर की प्रॉब्लम में मेजरली आ जाती है अगर ज़्यादा एक्सरे करवा लिया जाए। तो एक्सरे क्या की, उस पर डाली। कैसे डाली? मान लीजिए ये अपने पास कोई एटम है, इसमें से बहुत सी सीधी निकल गई। क्या हुई? बहुत सी सीधी निकल गई, और कुछ इसमें से टकराई और स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। टेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना, इसे क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्शन है। ये फिर टकराई, फिर बड़े एंगल से मुड़ गई। नीचे थी, नीचे से गई जो खाली गई, सीधी चली गई वो खाली चली गई, और उसमें से कुछ नीचे की तरफ स्मॉल एंगल पे गई। एक रेज ऐसी थी जो उस पे गई, टकराई, और उसी रास्ते से वापस आ गई। उसी रास्ते से क्या हो गया? वापस आ गई। ठीक है जी, मतलब एक रेज वापस आ गई उसी वे से। अगर उसी वे से वापस आई, इसका मतलब कोई सॉलिड मास की चीज़ है, मास ज़्यादा। कहाँ पे? सेंटर में। कहाँ पे? ये क्या है? सेंटर ऑफ एटम। मतलब इसे तो न्यूक्लियस बोलते हैं, ये क्या है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है उसका मास बहुत ज़्यादा है। क्या है जी? मास बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो टकरा रही है। मान लीजिए मैं दरवाजे से जाऊं, किसी भी दरवाजे से जाऊं, मैं आसानी से चला जाऊंगा बिना डिफ्लेक्शन के, बिना टकराए। अगर मैं यहाँ से घुसने लग जाऊं तो मत्था फूट जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि कोई है, चीज़ है जिसका मास ज़्यादा है, सॉलिड चीज़ है कोई।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पे टकराई, कुछ चली गई, कुछ सीधी चली गई। जो सीधी चली गई इसका मतलब क्या, जो रेज सीधी चली गई, जो रेज सीधी चली गई इसका मतलब एम्प्टी स्पेस है। क्या है जी? एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब एटम में एम्प्टी जगह है। कब पता लगा? ये उनसे पता लगा जो रेज सीधी चली गई। जो रेज क्या चली गई? सीधी चली गई। अगला पॉइंट इसने क्या रखा? सम रेज डिफ्लेक्टेड, यानी कि देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ heavily mass body in the center of atom, in the center of an atom। जो एटम का सेंटर है उसमें कोई हैवीली मास की चीज है, बॉडी मास मतलब मास ज्यादा प्रेजेंट है, तभी वो टकरा के क्या आ रही हैं? वापस आ रही हैं। ठीक है, जो ये बॉडी आपको दिख रही है, ये जो मास वाली बॉडी है, इसको बाद में क्या बोला गया? इसी को बोल दिया गया न्यूक्लियस। इसी को क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियस। ठीक है जी। अब न्यूक्लियस को बोला गया कि कोई हैवी मास की चीज है। अब सुनिए ध्यान से, मास है तभी डिफ्लेक्ट हो रही है, टकरा के वापस आ रही है। अब मास यानी ये बोल दिया गया जो एटम का मास है, एटॉमिक मास क्या है जी? एटम का मास है, वो डिपेंड किस पे कहता है? किस पे डिपेंड रहता है? डिपेंड किस पे हो? डिपेंड्स ऑन क्या है सेंटर में? डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। क्या है जी? डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे डिपेंड हो। अब न्यूक्लियस में क्या चीजें हैं? न्यूक्लियस में दो चीजें हैं जी। क्या? एक प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब एटॉमिक मास है वो किस पे डिपेंड करता है? ये कहता है कि एटम का जो मास है नहीं, वो ये सोच लो न्यूक्लियस का मास है, वही एटम का मास है। अब न्यूक्लियस में क्या चीजें प्रेजेंट है? दो चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब यहां से एक बात और निकली, यानी कि ये तो बाद में बात आई थी, ये जो मैं बता रहा हूं ये इसने नहीं बताई थी, बाद में आई थी। यानी कि जो मास नंबर है, क्या है जी? मास नंबर, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए हम जब एटॉमिक मास या मास नंबर की बात करते हैं, हम दो चीज़ों को जोड़ देते हैं। किसको? एक तो न्यूक्लियस में जो चीज़ प्रेजेंट है, कौन? प्रोटॉन को, और एक किसको जोड़ देते हैं? न्यूट्रॉन को। यह बात वहीं से आई थी कि इसका मास किस पे डिपेंड करता है? एटम का मास किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस में अपने पास दो चीज़ें हैं, क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो रदरफोर्ड था इसका कुछ हद तक ठीक था। ठीक है, उसके बाद नील्स बोर भी आएगा, अगले साइंटिस्ट आएंगे, वो भी डिस्कशन करेंगे। पहले ये बताओ, क्या ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई? इसमें कुछ खास नहीं है, मोटा मोटी बता देता हूँ, कोई डाउट भी नहीं आएगा, आएगा तो सोल्व हो जाएगा। देखो ये एटम है, एटम लिया गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल मतलब सोने की पत्ती ले ली, सोना ले लिया एक तरीके का, और उसमें सोने में भी तो एटम है, वो सोने का एक एटम हो गया। उस पर अल्फा रेज गिराएगी, एक स्पेशल टाइप की लाइट मान लो, वो गिराएगी, और उसमें से कुछ रेज, कुछ लाइट सीधी निकल गई। सीधी निकलने का मतलब यह था उसमें कुछ खाली जगह, तभी तो सीधी जा रही है। ऐसे हाथ फेरूँ मैं, ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, कैसे कर लो? खाली जगह तभी तो हाथ फेर पा रहा हूँ मैं। अगर खाली नहीं होता, यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं फेर पाऊंगा, पीछे खाली जगह नहीं है। आई बात समझ में? खाली जगह है इसीलिए सीधी चली गई। यहाँ से आई टकराई, डिफ्लेक्ट होगी, मतलब कुछ तो है तभी तो डिफ्लेक्ट हुई। अगर मैं मान लिया सीधा यहाँ से आऊँ, ऐसे ऐसे टकरा के सीधा ऐसे हो जाऊँगा,
या फिर आप बॉल ले लो, बॉल को इधर मारो टकरा के, या तो उधर जाएगी या तो इधर जाएगी। स्पीड पे डिपेंड करता है, बॉल की स्पीड पे, और फिजिक्स में चर्चाएं करेंगे। यानी कि कुछ मास है, कुछ हैवी मास है जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है, और एक टकरा के बिल्कुल वापस आ गई, इसका मतलब तो ये पता लग गया कि हैवी मास की चीज़ है। ठीक है जी, मास हैवी है इसलिए वो टकरा के वापस आ चुकी है। ठीक है जी, उसे बोला गया, उसको न्यूक्लियस नाम दे दिया गया, इसलिए एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं। सारी बातें यहां पर है। ठीक है जी, और बोलो जी, और कोई डाउट है तो? नो डाउट, नो डाउट। ठीक है जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। और बोलो जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब एक बात और आपको पता लगी होगी, देखो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में दो चीज़ें मिली हमें, प्रोटॉन, इस पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, इस पे क्या होता है नो चार्ज, नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल। इसका मतलब न्यूक्लियस में दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ऐसी जिस पे कोई चार्ज नहीं है, एक चीज़ ऐसी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इनको जब जब ऐड करूँगा, जोड़ूंगा, इसका मतलब ये क्या है, ये है जी पूरा एटम, और ये क्या है जी इसके अंदर न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, ये बात भी किसने बता दी थी, रदरफोर्ड ने बता दी थी, एक्सपेरिमेंट से पता लगी थी इस बात। और बोलो जी, इज देयर एनी डाउट? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, इतनी बातें थी आज के एपिसोड में। फिर से बताना है तो बोलो। अब ये न्यूक्लियस दिख रहा हो आपको, बहुत छोटा सा है, स्मॉल साइज का है ये, स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू, वेरी स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम। ठीक है जी, ये बात भी उसने रखी थी, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा सा होता है। ठीक है जी, और ये बात थी। और न्यूक्लियस क्या है, वेरी हार्ड एंड डेंस। ये लिखा है, अगर दिख रहा तो आपको, वेरी स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम। एटम के कंपैरिजन में उसका स्मॉल साइज है, किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस, हार्ड भी बहुत होता है, सॉलिड होता है, सख्त, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। अब बोलो जी, कोई भी डाउट है तो बोले जी। ठीक है जी, ठीक है जी, नो डाउट, ओके जी। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें थी, क्या थी, कहाँ लिखूं, न्यूक्लियस की अंदर दो चीज़ें मिली आपको, ये हो गया जी न्यूक्लियस, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है जी प्रोटॉन, दूसरी चीज़ है जी न्यूट्रॉन। ठीक है, इनको क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं जी इकट्ठा। ठीक है जी, और किसी को और कोई चीज़ पूछनी हो तो बता सकता है। न्यूक्लियॉन्स क्यों बोला, देखो जी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें हैं जी, इसलिए बोला। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ें हैं, इनको दोनों को इकट्ठा न बोलते हुए इन दोनों का एक नाम रख दिया, वो न्यूक्लियॉन्स है जी। हाई बात समझ में जी। ठीक है जी, और बोलो जी, कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, कमेंट कर सकते हैं जी आप। कोई चीज़ ना दिख रही हो तो बता सकते हैं।
दिख रहा है जी। ठीक है जी, और बोलो जी। ठीक है जी, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।